नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर का यह प्रीवियस ईयर पेपर है 2014 का। परीक्षा तिथि जो है आपका 22 फरवरी 2015। तृतीय चरण की परीक्षा 2014 में अलग अलग चरण में अलग अलग परीक्षा हुई थी, तो सबका जीएस का सीरीज हम आप लोग को देख रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं। और यह समसामयिकी घटना चक्र की सीरीज है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीआईसी का सीरीज है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीएस का सीरीज है, चाहे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का हो या जीडीसी का हो, और उसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता और जीआईसी अल्टीग्रेड की जीएस की भी सीरीज इस बुक में समाहित हैं। तो हम लोग सभी सीरीज को देखेंगे और सभी सॉल्व पेपर है मित्रों, सभी सॉल्व पेपर है। तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 सामान्य अध्ययन हल प्रश्न पत्र तृतीय चरण 2014 में बहुत सारे पेपर हुए हैं। मैं अलग अलग चरण की जीएस की सीरीज कराया हूँ। प्लेलिस्ट में जाइएगा, समसामयिकी घटना चक्र सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। समसामयिकी घटना चक्र, सॉल्व पेपर, जीआईसी, जीडीसी, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। 22 फरवरी 2015 को यह पेपर हुआ था। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, आईसीटी में सी का अर्थ क्या है? तो देखिए, यूपीएचएससी में बहुत सारे प्रश्न कंप्यूटर संबंधित होते हैं, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर संबंधित प्रश्नों का बाहुल्य होता है यूपीएचएससी में, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में। तो आईसीटी में सी का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो आईसीटी में सी का जो अर्थ होता है, यह क्या होता है? तो यह होता है संचार। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। देखिए, आईसीटी का पूर्ण रूप जो है होता है, मतलब फुल फॉर्म जो होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अतः आईसीटी में सी का अर्थ क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, मतलब संचार। प्रश्न 2 देखिएगा, कंप्यूटर मेमोरी का मापन किस में किया जाता है? कंप्यूटर मेमोरी का मापन किस में किया जाता है? किलोग्राम, लीटर, बाइट्स। आप जानते हैं बाइट्स में होता है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। इसका व्याख्या देख लीजिएगा। कंप्यूटर मेमोरी का मापन बाइट्स में किया जाता है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, और 1024 किलो बाइट में 1 MB होता है। 1024 MB में 1 GB होता है, और 1024 GB में क्या होता है? 1 टेराबाइट, मतलब 1 TB होता है। तो यह मेमोरी का मापन है। प्रश्न 3 देखिएगा, मोजिला किसे कहते हैं? क्या है मोजिला? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। तो संभवतः यह दोनों विकल्प आपके सही नहीं है। शायद सर्च इंजन ही मोजिला को कहा जाता है। तो देखिए, हाँ, वेब ब्राउज़र या सर्च इंजन जो भी बोल सकते हैं। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। देखिए, मोजिला हुआ, गूगल हुआ, यूसी ब्राउज़र हुआ, ओपेरा मिनी हुआ, ये सब सर्च इंजन है, मतलब वेब ब्राउज़र हैं। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? देखिए, 30 प्रश्न आपके जीएस के आ रहे हैं, 30 प्रश्न आपके जीएस के आ रहे हैं यूपीएचएससी में, मतलब जीएस के 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 4 या 5 प्रश्न आप समझ के लिख रखिए कि यह कंप्यूटर से संबंधित हैं। तो इन प्रश्न, कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न हैं, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। कम से कम, और बहुत ही सरल सरल प्रश्न होते हैं, 5 के 5 प्रश्न आप सही कर सकते हैं अगर आप थोड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं तो प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? पीसी, सीपीयू, मदरबोर्ड या मॉडेम? तो मॉडेम का काम जो होता है वो मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन को होता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। तो देखिए, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। मॉडेम जो होता है, देखिए, मॉडेम जो होता है यह संक्षिप्त रूप है, मतलब शॉर्टकट में नाम है। इसका जो संक्षिप्त होगा वो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसमें जो है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, हाँ, का संक्षिप्त रूप है। यह एक युक्ति है जो किसी औंकिक सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है, और एनालॉग प्रारूप में उसे सिग्नल मिलता है। इसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। प्रश्न 5 देखिएगा, मैन का अर्थ क्या होता है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का अर्थ क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। अच्छा, लैन का अर्थ क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर संबंधित शब्दावली हैं। तो देखिए, मैं तो 5 ही बोल रहा था, लेकिन देखिए 5, हाँ, 5 प्रश्न आपके हो गए। 5 या 6 प्रश्न आते हैं, 4, 5, 6 ऐसे करके आते हैं। तो मैन का अर्थ क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लैन का क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न 6 देखिएगा, भारत में एक प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? भारत में जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वह कहाँ स्थापित किया गया है? पंतनगर में स्थापित किया गया है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है।
भारत का पहला प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित है। पंतनगर नगर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में स्थित है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया। वर्ष 1972 में इसका नाम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 7 देखिएगा, भारत के कौन से प्रदेश ने सर्वप्रथम प्लास्टिक के बैग पर प्रतिबंध लगाया है? मतलब जो कैरी बैग होता है प्लास्टिक का, पॉलीथीन, इस पर प्रतिबंध कहाँ की गवर्नमेंट ने लगाया है? हिमाचल प्रदेश में लगा है। हिमाचल प्रदेश में लगा है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, हिमाचल प्रदेश में लगा है। दिए गए विकल्पों में हिमाचल प्रदेश ने अगस्त 2003 में प्लास्टिक बैन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा ने 2011 में प्लास्टिक पर, देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम की बात हो रही है, तो सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश ने लगाया था प्लास्टिक पर बैन। विकल्प बी मतलब कैरी बैग, प्लास्टिक के कैरी बैग पर 2000 और कब लगाया था? 2003 में लगाया था। हरियाणा ने 2011 में प्लास्टिक पर बैन लगाया है। हरियाणा ने 2011 में लगाया। 2018 में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला 19वां राज्य बना था, लेकिन बाद में फिर इशू कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि यह वर्ष 1998 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य सिक्किम है। और सबसे पहले प्लास्टिक पर बैन किसने लगाया था? सिक्किम ने 1998 में। प्रश्न 8 देखिएगा, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों के रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? सामाजिक वानिकी के रूप में किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो बताएं। तो बहुउद्देशीय प्रकार के वृक्ष, एक ऐसे वृक्ष है जिसका बहुत सारा उद्देश्य हो, बहुत सारे कार्यों में इसका प्रयोग होता हो, तो ऐसे वृक्षों का प्रयोग सामाजिक वानिकी के तहत किया जाता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है, बहुउद्देशीय प्रकार के वृक्ष। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वर्ष 1976 में ईंधन, चारा, लकड़ी और छोटे मोटे वन उत्पादों की पूर्ति करने वाले पेड़ लगाने के कार्यक्रम के लिए सामाजिक वानिकी शब्द प्रस्तावित किया गया था। प्रश्न 9 देखिएगा, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो विकल्प ए कर्नाटक। कर्नाटक सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। कर्नाटक देश में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। लगभग 71% कॉफ़ी कर्नाटक उत्पादन करता है। उसके पश्चात केरल 20%, तमिलनाडु 5%, और उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा उत्पादन करते हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, किस राज्य के आम में बीज नहीं होता? तो किस प्रकार के आम में? तो सिंधु, देखिए सिंधु आम का एक ऐसी प्रजाति है सिंधु आम जिसमें बीज नहीं होता है। कुल मिलाकर कुशली नहीं होती है, जिसे कुशली कहा जाता है, तो कुशली नहीं होती है इस आम में, और उस आम का नाम है सिंधु आम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक दिवसीय परीक्षाओं का पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सिंधु बीज रहित आम होता है, यह रत्ना एवं अल्फांसो प्रजाति की संकर प्रजाति है। देखिए सिंधु बीज रहित आम है और यह दो आमों की संकर प्रजाति है, रत्ना एवं अल्फांसो। रत्ना एवं अल्फांसो की संकर प्रजाति है, जिसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय और भागलपुर के वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। इसे, यह आम जो है प्राकृतिक रूप से नहीं है, इसे विकसित किया गया है। मतलब इस प्रजाति को, अब तो प्राकृतिक रूप से ही उगता है, लेकिन इस प्रजाति को विकसित किया गया है किस दो आम से? रत्ना और अल्फांसो। रत्ना और अल्फांसो प्रजाति से विकसित किया गया इस आम को। और किसने विकसित किया है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने विकसित किया है। प्रश्न 11 देखिएगा, सूफी संतों ने अजमेर को किसके घर बनाया? अजमेर को किसने घर बनाया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। मोइनुद्दीन चिश्ती ने। विकल्प ए जो है वो आपका सही है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनाया था। थोड़ा धुंधला हो गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार करने हेतु आए, अजमेर में बस गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई, उसी स्थान पर उनकी मजार है। प्रश्न 12 देखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन भारत का पूछ रहा है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जिसका कार्यकाल वारेन हेस्टिंग्स फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर जनरल था। देखिए वही बात बोल रहा हूँ कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं, जबकि वारेन हेस्टिंग्स जो है फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर जनरल हैं, जिनका कार्यकाल 1773 से 85 के मध्य है। इनके कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी और भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद इत्यादि इनके कार्य हुए थे इनके समय में।
प्रश्न 13 देखिएगा, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो गांधी जी बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। गांधी जी सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? तो 1924 में यह अधिवेशन हुआ था और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में, विकल्प सी। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता, मतलब उसके बाद वह कभी अध्यक्ष न बने थे और न उसके पहले बने थे। हाँ, 1924 में वह बेलगांव अधिवेशन होता है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता MC मजुमदार द्वारा किया जाता है। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित को तिथिवार क्रम में कोड में सही उत्तर बताएं कि कब कब कौन कौन से काम हुए थे, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन 1905 में चला था। फिर आपका कैबिनेट मिशन योजना, नहीं, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में। फिर आपका यहाँ पर काकोरी ट्रेन डकैती 1924 में। फिर 2 कैबिनेट मिशन योजना जो था 1942 में। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1905 में हुई थी। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा AB अलेक्जेंडर थे। 9 अगस्त 1925 को ट्रेन से जा रहे काकोरी खजाने को क्रांतिकारियों द्वारा लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के पास लूट लिया गया। ये जो काकोरी घटना हुआ था, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और बाकी आप लोग देख सकते हैं 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ, शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला अंतिम प्रश्न देखिए, किस राज्य में सुइल नदी परियोजना चल रही है? सुइल नदी परियोजना कहाँ चल रही है? हिमाचल प्रदेश में चल रही है। और हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी पर चलाई जा रही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। समसामयिकी घटना चक्र, GS सीरीज, GIC, GDC, UPHSC ऐसे करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।